अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक नए हफ्ते, एक नए दिन, एक नई सुबह और एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी जहां कहीं होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपना वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजारा होगा। और अगर जनाब संडे के साथ एक और छुट्टी मिल जाती है तो वीकेंड का मजा और भी दुबाला हो जाता है। और 2 छुट्टियां गुजारने के बाद ना मंडे के दिन वापस आना और अपने काम की शुरुआत करना खासा मुश्किल टास्क हो जाता है हम सबके लिए। लेकिन इस मंडे का आगाज हमेशा हमें ना अच्छे अंदाज में करना चाहिए, क्योंकि आने वाले वीकेंड के टारगेट्स को तरतीब भी दी जाती है दिन से ही। और हमें अपनी जिंदगी में लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से गोल्स के साथ साथ जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ना उन्हें भी सेट करना चाहिए। जैसे कि 1 हफ्ते के टारगेट्स हो सकते हैं, 1 दिन का टारगेट हो सकता है। तो जब हम गोल सेट करने और उन पर चेक एंड बैलेंस रखने की आदत अपना लेते हैं तो हमें जिंदगी के लॉन्ग टर्म मकासद का हसूल भी आसान लगता है। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगी कि अपने हफ्ते का आगाज भरपूर अंदाज में करें ताकि आपका जो दिन है वो भी अच्छा गुजरे और आने वाली जो एनर्जीज है वो भी आप लोग इकट्ठी करते जाएं। तो इसके साथ हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। सेहत और फिटनेस के हवाले से हमने बात करनी है। और कभी आपने नोट किया है कि हम लोग कितने मेडिसिन डिपेंडेंट हो चुके हैं और कुछ भी हो जाए, हल्की सी चोट लग जाए, यहाँ तक कि हमारे सर में हल्की सी भी दर्द हो तो हमारी कोशिश होती है कि जनाब जल्दी जल्दी से मेडिसिन खा ली जाए ताकि इस पेन से हमें रिलीफ मिल जाए, जिसकी वजह से हमें पेन किलर्स जो है ना खाने की आदत पड़ चुकी है, जो वक्ती तौर पर तो सुकून और राहत का बाइस बनती हैं, लेकिन उन्हें मामूल बना लेना जानलेवा भी साबित हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। और आपको बताऊं कि नीदरलैंड में होने वाली एक रिसर्च में एक्सपर्ट्स ने ये इंकशाफ किया है कि ज्यादा मिकदार और तवील अरसे तक दर्दकुश अद्वियात का इस्तेमाल दिल के दौरे और फॉलिज के खतरात को भी बढ़ा देता है। अमेरिका में भी एक तहकीक हुई है जिसके मुताबिक ज्यादातर जो हम पेन किलर्स खाते हैं, एक तरफ तो हमारे इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है तो दूसरी तरफ इंसान के खुशी के जज्बात भी छीन लेती है। तो पेन किलर्स का इस्तेमाल हमारी ज़हनी, एसाबी और जिस्मानी सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मंजूर राना है, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं? शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सर, जैसे अभी मैं बात करती, हमारे यहाँ आजकल बहुत ट्रेंड है। और दूसरा ये कि पैनाडोल और जितनी भी पेन किलर्स हैं उनकी किल्लत के हवाले से आपको पता है शोर मचा हुआ है मार्केट में। तो हम लोग कोई भी छोटी सी दर्द होती है, छोटी सी चोट लग जाती है तो हम पेन किलर्स खा लेते हैं फ़ौरन से। तो वक्ती तौर पर तो हमें उससे रिलीफ मिल जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके नुकसान भी बहुत हैं दूसरी तरफ। तो इस हवाले से बताइएगा क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके। पहले तो जी मैं कहूँगा कि आपने ये बहुत अच्छा एक टॉपिक आज के लिए चूज़ किया है, क्योंकि पेन किलर्स से तो हर बंदे का वास्ता ज़िंदगी में पड़ता ही है। बिल्कुल। अब हम जितने भी पेन किलर्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, उनके अगर ग्रुप वाइज भी देखें तो जितने भी ग्रुप्स हैं उनका तरीकाकार ये है कि वो नॉर्मल फिजियोलॉजी को रोकते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, तब वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो जब हम पेन किलर्स खाएंगे तो किसी भी ग्रुप से ओपियाइड्स लेंगे तो उन पर डिपेंडेंस हो जाएगी हमें, और आहिस्ता आहिस्ता बल्कि वो लोग एडिक्शन हो जाते हैं इस चीज़ के। फिर पैरासीटामोल है जो एसिटामिनोफेन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि ये लीवर के लिए टॉक्सिक है, ये स्टमक को ख़राब करेगी, आपके किडनी को इफ़ेक्ट करेगी। तो तमाम दवाइयाँ बिला ज़रूरत खाने का तमाम सिस्टम्स के ऊपर नुकसान है। एक वक्त था कि हम लोग थोड़ा बर्दाश्त हमारी अच्छी थी, जब हम लोग दवाइयों को बर्दाश्त कर लेते थे, थोड़ी तकलीफ हुई, कुछ बातें कर ली, कुछ रिलैक्स कर लिया, कुछ अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया। जैसे माइग्रेनस पेन है, माइग्रेन की जो पेन है उसमें लोग सुकून से अगर जाके कमरे में लाइटें बंद करके शोर ख़त्म करके अगर लेट जाएं तो उनकी पेन रिलीव हो जाती है। लेकिन यहाँ ये है कि उन्होंने अपना एक्टिविटी भी जारी रखनी है, काम भी करना है और ज़बरदस्ती करनी है, दवाएं खानी है। और फिर ये जो रिवाज आ गया है कि छोटी चीज़ छोटी दवाई बगैर प्रिस्क्रिप्शन मर्जी से, जब छोटी सी तकलीफ है फौरन दवाई। इवन अब तो हम बच्चों पे भी जुल्म कर रहे हैं कि बच्चों को भी जरा सा, कोई बच्चा जरा सा रो रहा है तो उसको चले जी इसको पैनाडोल सिरप दे दें जी, इसको ये सिरप दे दें। तो ये तमाम दवाइयाँ हमारे तमाम सिस्टम्स को कहीं ना कहीं ख़राब कर रही होती हैं। हमारे प्रोफेसर साहब जब हम मेडिसिन के वो बताते थे कि अभी तक कोई ऐसी पेन किलर नहीं बनी जो जिस्म में जाए, मैदे को ख़राब किए हुए आगे गुजरे, लीवर को ख़राब किए हुए मेटाबोलाइज हो, और किडनी पे इफेक्ट किए बगैर बाहर निकल जाए। यानी अभी तक कोई ऐसा एनाल्जेसिक नहीं है, उसने हर लेवल के ऊपर खराबी करनी है। ठीक है। तो अब करते क्या है हम कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब की,
छोटी से छोटी पेन के लिए या तो खुद खा ली, या हमारे कुछ क्वैक्स जो बैठे हुए हैं वो जब दवाई लिखते हैं, एंटीबायोटिक लिखी 5 डेज, साथ पैरासीटामोल लिख दी और ये नहीं बताया कि कितने दिन लेनी है, कब तक लेनी है, कब इसको छोड़ना है। हाँ। तो वो बंदे उसी के ऊपर लगे रहते हैं। वो समझते हैं शायद ये पैरासीटामोल जो है वो बीमारी का इलाज है। वो बीमारी का इलाज तो नहीं है जी, वो तो सिर्फ उस वक्ती तौर के ऊपर आपके बुखार को कम कर देगी। जब आपका बुखार कम हो गया तो फिर आपको वो नहीं लेना, वरना आप जितना प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे, आपने बड़ा अच्छा शुरू में बताया कि एक तो उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इसका प्रोलॉन्ग यूज़ होता है। बिल्कुल ऐसे ही क्वांटिटी में ये कहा जा सकता है कि अब हम लोग ना गोली टॉफियों की तरह इसको खाना शुरू हो गए हैं कि ये दवाई नहीं है, ये कोई टॉफी है जो हमने हर किसी को बांटनी है। मुझे बताइए, अगर ये ज्यादा खाना शुरू हो जाएंगे तो क्या इनका हमारी बॉडी पर असर कम होना शुरू हो जाता है? हाँ, ये तो जैसे पहला ग्रुप मैंने कहा ओपियाइड, जो बहुत सीवियर पेन में हम देते हैं, और उनकी तो डेफिनेटली डिपेंडेंस हो जाती है। पहले एक गोली से आराम आता है, फिर 2 से, फिर 4 से, और आहिस्ता आहिस्ता बंदा छोड़ना चाहता है, वो दवाई छोड़ ही नहीं सकता। ट्रेमाडोल एक दवाई आई, उसमें ट्रेमोल था, उसमें उसके साथ इतनी डिपेंडेंस हुई कि लोग बेचारों को ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो गई कि अब वो उस दवाई को छोड़ ही नहीं सकते। इसी तरह से जिन लोगों को छोटी हल्की सी पेन, ज़रा सा लेग क्रैम्प हुआ है, ज़रा सा कोई मसल खिंच गया है, ज़रा सा ओवर वॉक कर लिया है, वॉकिंग के साथ पेन होगी, तो उनको कुछ और तरीका इख्तियार करना चाहिए, दवाइयों से बचना चाहिए। कोई लोकल एप्लीकेशन लगा लें, कोई ऑयल पहले हम मसाज कर लेते थे, रिलैक्स कर लेते थे, सुकून ले लेते थे, कोई हीट ले लेते थे, तो अब वो सब रिवाज चले गए हैं। अब तो दवाई दवाई और दवाई, और इतना ज़्यादा हो गया कि घरों में जो काम वालियाँ आती हैं वो बता रही होती हैं कि मैं अपने मेरे बच्चे को रात बुखार हुआ, मैंने ये दे दिया, मैंने ये दे दिया, वो बल्कि बता रही होती हैं। कई दफ़ा पेशेंट्स आके पहले से एक लिस्ट लेके आए होते हैं, डॉक्टर साहब पेन मेरे ये थी नी में और मैंने ये दवाइयाँ खा ली। मैंने कहा अब हमारे पास क्या बचा है सिवाय इसके कि हम अब उसके साइड इफ़ेक्ट से बचाएं आपको जो हो चुके हैं। अब जैसे रिवाज आ गया जी कि दवाई एक से आराम नहीं आता, दूसरी से नहीं तीसरी, तो ये पेन किलर्स हमारे तमाम सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं और हमारी बॉडी फिर उसके खिलाफ जो है वो डिफेंड करना भी बंद कर देती है। ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता वो असर छोड़ती जाएगी। तो आपको दवाई की डोज बढ़ाना पड़ेगी, फिर प्रोलॉन्ग यूज़ जितनी देर आप करते रहते हैं, आप अपने तमाम सिस्टम्स को एक्सपोज कर रहे हैं। तो इसमें रीनल फेलियर, किडनी फेलियर तक लोग को देखा है हमने कि ओवर यूज़ ऑफ एनाल्जेसिक्स से लोगों के किडनी फेल हो गए। एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाता है लोगों का, जिगर की बीमारियाँ, एकदम से जिगर जॉन्डिस हो गया जी, ये हुआ था। और फिर सबसे जो कॉमन है कि मैदे में गैस्ट्राइटिस, सोजिश हो जाती है और इवन यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता अल्सर बन जाता है और सम टाइम उसके साथ परफोरेशंस तक हो सकती हैं। तो कोई भी यूज़ किसी भी मेडिसिन का इनजुडिशियस यूज़ नहीं होना चाहिए, अंडर स्ट्रिक्ट एडवाइस होना चाहिए। इसमें लिखा हो कि आपने कब तक खानी है, कितनी खानी है और उससे जान भी छुड़ानी है। हमेशा हमेशा के लिए आपने दवाइयों पे नहीं लगना। ठीक है, तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं, अगर एवरेज यूज इसका देखा जाए मेडिसिन का, अगर पेन किलर्स का ही, तो हमें एक हफ्ते में या 1 महीने का अगर देखा जाए तो कितनी खा लेनी चाहिए? अगर थोड़ी बहुत अगर दर्द हो गई है सर में या बॉडी में पेन हो चुकी है तो फिर उस हिसाब से हमें कितनी एवरेज खा लेनी चाहिए? देखिए ऐसा मेरा ख्याल कोई फार्मूला तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये है कि आप पहले उसकी कॉज देखें। अगर आप उसकी कॉज को नहीं ट्रीट करेंगे, जैसे हमारे यहाँ रिवाज आ गया, ज़रा सा बुखार हुआ तो दवाई ले लें, एनाल्जेसिक ले लें, हेडेक हो गया तो आप उसकी कॉज देखें कि आपको किस किस्म की हेडेक है। अगर आपको रिपीटेडली होती है तो उसकी ज़रूर कोई कॉज होगी। कोई टेंशन हेडेक हो सकती है, माइग्रेनस हेडेक हो सकती है, कोई आप ओवरवर्कड हैं, आपका माहौल, आपका वर्किंग जो है वो स्ट्रेसफुल है, तो आप उन चीज़ों को देखें, उनको इन्वेस्टिगेट करें, उनको ट्रीट करें, ना कि आप पेन किलर। वो तो ऐसे ही है कि किसी भी मुश्किल में किसी भी कोई दीवार अंदर से खाई जा रही है, आप ऊपर से लेप करते जाओ, अंदर से जो है उसका वो तो गलती जा रही है ना। तो जो आपका सिस्टम डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप उसको ट्रीट करें। और बिल्कुल इसकी कोई सख्त डोज ये कुछ नहीं, वक्त बवक्ते ज़रूरत, मुश्किल में आप ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन आपको पता हो कि मैंने कितनी डोज लेनी है और कितने दिन लेनी है। और ख़ुद से दवाई का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कभी कभार ठीक है, वंस इन अ मंथ आप देख रहे हो कि जी मैंने आज बहुत काम किया था, बहुत ज़्यादा हेडेक हो गई या नहीं ठीक होगी, लेकिन जो आदत बना ली है, मैंने देखा लोगों ने जेब में रखी होती हैं, दफ्तर की दराजों में रखी होती हैं, अपनी वर्किंग प्लेसेस के ऊपर उन्होंने रखी होती हैं, तो ये एक गलत ट्रेंड है, इसको हमने रोकना है। लेकिन फिर ये बता दें हमें डॉक्टर साहब के कौन सी फिर दवाई हमें इस्तेमाल करनी चाहिए? देखें इसमें जो हम अगर ग्रुप वाइज देखें तो सबसे कम नुकसानदेह तो यही पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल ही ऐसी दवाई है कि जो कई कंडीशन में
मतलब इवन लोग प्रेगनेंसी में भी बहुत यूज़ करते हैं। हम बाद में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल एहतियात से ही होना चाहिए, मना किया जाता है, मना डॉक्टर्स किया तो जा मना रहा करते है हैं, हाँ। अब इसके बारे में भी। लेकिन ये है कि अगर आपको बहुत मजबूरी में खानी पड़ती है तो बाकी अच्छा। तमाम ग्रुप से मैंने देखा लोग हेडेक्स के लिए बड़ी सीवियर नेप्रोक्सिन सोडियम खा रहे होते हैं लोग, हर तरह की दवाई। तो इसमें और एक टाइम सबसे में दो भी खा रहे होते हैं। जी, तो इसमें सबसे जो हम कह लें कि लाइट और किसी हद तक बेज़रर है वो पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आप ले सकते हैं अगर आपको कोई मुश्किल है, लेकिन उसके अगर रिपीटेडली आपको लेना पड़ रही है तो यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर कि मुझे वजह क्या हो रही है, मुझे क्यों दर्द हो रही है, रीजंस क्या है, कॉज क्या है रीजंस क्या है, उसके उसकी पीछे। कॉज को ट्रीट करना है। ये इलाज तो नहीं है ना। बिल्कुल जैसे ऐसे ही हमारे है। यहाँ आया रिवाज कि जी डेंगी में तो डेंगी आया बहुत ज़्यादा तो लोगों ने पैरासीटामोल धड़ाधड़ खानी शुरू कर दी, हालांकि वो डेंगी में भी तब रिक्वायर्ड थी जब बुखार था आपको, या सिवियर बॉडी पेन्स हैं, एक सेंट पेन्स हैं, तो वो समझ लेते कि इसका भी कोई कोर्स है, कोई 10 दिन खानी है या 7 दिन, जी वो पैरासीटामोल तो मैं खाया ही जा रहा हूँ ना। तो भाई क्यों खाया जा रहे हैं आप कोई भी चीज़ जब खाओगे तो आप अपना नुकसान भी करोगे, उसके साथ उसके जो फ़ायदे होंगे उसके साथ साथ उसके नुकसानात भी होंगे। मज़े की बात मैं बताऊँ कि उन नुकसानात को रोकने के लिए साथ में हम दवाई दे रहे हैं अब सारे लोग। वो जी मैंने पैरासीटामोल खाई थी या मैंने आइबुप्रोफेन ली थी तो उसके साथ मेरे सीवियर पेन होता है, तो मैंने साथ फिर अब पीपीआई ग्रुप जो है नेक्सन और ये ओमेगा लेना शुरू कर दी है। अब उसके साइड इफेक्ट होना शुरू हो ठीक जाएंगे। है। फिर जो पहली के साइड इफेक्ट रोकने के लिए आपने दवाई ली, फिर अब उसके उसके साइड साइड इफेक्ट, इफेक्ट तो होंगे। ये एक ऐसा विशेष साइकिल चल पड़ता हाँ। है। तो जो लोग जिनको हैबिट होती है दवाइयाँ खाने की, दे एंड अप विद सीवियर गैस्ट्राइटिस, मैदे के पक्के मरीज बन जाते हैं और अक्सर उनका डॉक्टरों के पास आना जाना फिर इस काम के लिए लगा रहता है। तो ये इस चीज़ को आप बड़ी अच्छी सर्विस दे रहे हो, इस मैसेज को जाना चाहिए कि आप अपनी दवाई का इस्तेमाल बहुत पेन किलर्स बहुत का कम इस्तेमाल करें। बहुत एहतियात से करें। और दूसरा बहुत डॉक्टर कम साहब जैसे भी मैं बताई थी कि रिसर्च भी कहती है कि जो पेन किलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल है हमें हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो बढ़ा देते हैं, तो हमें उस हवाले से बताइएगा। दूसरा जो जिनको ऑलरेडी हार्ट का मसला है उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखें, सबसे पहले ये पेन जो है ना ये अल्लाह ताला का एक इनाम है। हम कहते हैं फीवर है या पेन है, जो सिम्टम्स हैं वो एक इनाम है ना। तो आपके अगर चेस्ट पेन हो रही है तो आप उसमें सीवियर दवाइयाँ फ़ौरन खानी शुरू कर दें, बजाय इसके कि उसको हम पहले इन्वेस्टिगेट करें। ठीक। तो आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते हो, आप पेन किलर्स खाते रहते हो और खुदा न खास्ता जब एक छोटी स्टेज पे एंजाइना की स्टेज पे उस पर हम रोक सकते थे, उसको इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट, तो हम सीधा हार्ट अटैक में जाएगा पेशेंट, क्योंकि वो पेन किलर्स उसने खाते रहना है और उसकी पेन दबी रहेगी। हाँ। इवन मैंने देखा इंजेक्शन लगवा लेते हैं जाके, जी मेरे चेस्ट में पेन हुआ तो मैंने इंजेक्शन लगवा लिया। तो जो हार्ट पेशेंट्स हैं जो पहले से उनको कोई प्रॉब्लम है उनको तो बहुत मुहतात होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये एक वार्निंग साइन है, एक इनाम है अल्लाह की तरफ से कि वो अपने आप को संभालें और जो अंडरलाइंग डिजीज़ है उसको ट्रीट किया जाए। और वरना ये सारी दवाइयाँ खाते रहेंगे तो उनकी जो असल प्रॉब्लम है वो अपनी जगह भी रहेगी, बल्कि बहुत सारी स्टडीज़ में आया है कि इसके साथ कार्डियक प्रॉब्लम्स एग्रेवेट होते हैं। यानी जिस तरह से पहले कहते थे कि ये सिर्फ गैस्ट्राइटिस करती हैं या लिवर डैमेज करती हैं, पेन किलर्स जो हैं वो हार्ट अटैक्स को भी इंक्रीज कर सकती है। आप उसका रिपीटेड अगर यूज़ करते हैं तो एंडोथेलियम डैमेज हम कहते हैं, वास्कुलर एंडोथेलियम डैमेज कर देती हैं, वो खून की नालियों के अंदर जख्म कर देती हैं मुसलसल यूज़ के साथ। तो इसके लिए भी, और इस तरह से फिर उनके सारे ख़तरात, हार्ट अटैक के ख़तरात भी बढ़ जाएंगे, इस तरह स्ट्रोक के जो फालिज का ख़तरा है वो भी बढ़ जाएगा। अगर आप इस तरह से दवाइयाँ खाते जाएंगे तो आपके ब्लड वेसल्स लीक होना शुरू हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, किसी वक्त भी आपको सीवियर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें तमाम सिस्टम्स के ऊपर पेन किलर्स का इफेक्ट है। मैंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि बॉडी में दवाई जाए और नुकसान किए बगैर निकल जाए, किए बगैर आपके बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर बाहर आ जाए। ऐसा ही है। तो इसलिए बहुत मुहतात, ख़ास तौर पे जो क्रॉनिक पेशेंट हैं जो उनकी और दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं उनकी, तो उनके इंटरेक्शन इतने ज़्यादा होते हैं कि मतलब एक दवाई है, सारी दवाइयाँ ऑलमोस्ट तकरीबन सारी दवाइयाँ लिवर से मेटाबोलाइज होती हैं, वो P450 सिस्टम्स के जरिए, और वो सारी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं। तो उन्होंने बेचारों ने पहले ही 4 दवाइयाँ तो मस्ट, जैसे मैजिक 4 हैं वो ले रहे होते हैं, वो हार्ट के लिए, BP की दवाई है, उसमें खून पतला करने की दवाई है, प्लेटलेट का कम करने की, एग्रीगेशन रोकने की दवाई है, तो वो सब दवाइयाँ प्लस जब हम पेन किलर्स ऐड कर देते हैं तो उनके प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो क्रॉनिक पेशेंट्स, कोई भी जिनको क्रॉनिक तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की तरह लिवर पेशेंट के, जो पुराने लिवर के पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट्स के लिए इंतहाई खतरनाक। हमने देखा है कि जो अच्छे खासे स्टेबल पेशेंट किडनी के होते हैं वो भी जब पेन किलर एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो एक्यूट फेलियर के साथ आ जाते हैं, बिल्कुल उनके किडनी जवाब दे जाते हैं।
तो जो इस तरह से बाकी क्रॉनिक पेशेंट्स के लिए तो बहुत अहम है। ठीक है जी। डॉक्टर मंजूर राना, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पर हमने आपके साथ गुफ्तगू की है कि बेजा जो हम लोग सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं और अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, तो उस पर हमने बात की है। तो मजीद भी हमने बात करनी है, आपने कहीं नहीं जाना यहाँ पे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए कारोबारी दुनिया के हवाले से, तो इस सदी को आईटी की तरक्की की सदी कहा जा रहा है और दुनिया तेजी के साथ डिजिटलाइज्ड भी हो रही है, और दुनिया भर की तरह ऑनलाइन कारोबार को पाकिस्तान में भी तेजी से हासिल होती मकबूलियत अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। ना दुकान किराए पर लेने की परेशानी है और ना ही पकड़ी देने की झंझट है। बस घर बैठे अपना ऑनलाइन स्टोर आप लोग बनाएं, उसे मुख्तलिफ चीज़ों से भरें और फिर दुनिया जहां में डिलीवरी के जरिए अपनी ग्राहकों को उनकी मनपसंद जो अशिया है वो फरोख्त करिए। तो ना सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं आप लोग, बल्कि आप अपनी खिदमात देकर भी पैसा कमा सकते हैं घर बैठे ही, और ये सब मुमकिन हो चुका है फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स की बदौलत। और जो लोग तो आईटी की फील्ड में और इंटरनेट को समझते हैं वो तो इस बात को इजीली समझ सकते होंगे कि इंटरनेट और फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स की बदौलत हम कैसे पैसा कमा सकते हैं आज के दौर में। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जनाब, आम लोगों को ये बात कैसे समझाई जाए, नौजवानों की जानिब कैसे माइल किया जाए, लोगों की जो अवेयरनेस है उनको ये इस हवाले से किस तरह दी जाए, इस पर आज हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो इस इंडस्ट्री से कई सालों से वाबस्ता है और नौजवान नस्ल को ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग के हवाले से ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और एक कामयाब स्टार्टअप भी अपना रन कर रहे हैं। तो वो ये सब कब से कर रहे हैं, नौजवानों को कैसे ट्रेन किया जाता है, ये आज हमने उन्हीं की ज़बानी जानना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सज्जाद नज़ीर साहब, हैं फ्रीलांसिंग एंड ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। सज्जाद साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। फाइन। सज्जाद साहब, आज के ज़माने को जिस तरह मैं बता रही थी कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना या आईटी का ज़माना कहा जा रहा है, जिसमें कह लें कि नौकरियां कम हो गई हैं, मुकाबला सख्त हो चुका है। तो हमारी नौजवान नस्ल के हवाले से, यंगस्टर्स के हवाले से हमें बताइएगा, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग में उन्हें किस तरह के स्किल्स जो हैं वो डेवलप करने की ज़रूरत है जो उन्हें आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक, देखिए इसके अंदर दो फील्ड्स हैं, एक है ई कॉमर्स, एक है फ्रीलांसिंग। हाँ। ठीक है, ई कॉमर्स इट्स बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, जिसमें आप सेलिंग, बाइंग या जो भी एक्टिविटीज़ है वो करते हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स की स्किल्स बेसिकली ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसको मैं थोड़ा शॉर्टली आपको बताऊंगा। ठीक है। बेसिकली आप अपने ऑनलाइन स्टोर्स को डेवलप करते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स को डेवलप करने के बाद उसकी सोर्सिंग और वहाँ पे प्रोडक्ट्स की सेलिंग वो करते हैं। ठीक है, तो इट्स ई कॉमर्स। ठीक है। फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है कि आप अपनी स्किल सेट जो आपके पास है उसको आप सेल करते हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, जहाँ पे आप चाहते हो। अब बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं है कि उनके पास जो स्किल सेट्स अवेलेबल हैं वो उन्हीं को ही सेल कर सकते हैं। जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जाके आप मुख्तलिफ किस्म के, अभी आप अगर कभी फाइवर पे जाएं तो यू विल सी कि वहाँ पे लोग 10-15 पाउंड में कहते जी आप हमसे दुआ करवा सकते हैं। ठीक है, तो इट्स अबाउट सेलिंग योर स्किल्स। अच्छा, बहुत से लोग होमवर्क करके दे रहे हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ, जैसे हमारे लॉयर्स हैं, लॉयर्स वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की पिटिशंस हैं या अथॉरिटीज़ हैं वो उनको लिख के दे सकते हैं, क्योंकि लॉज और ये सारी चीज़ें तो हम लोगों को पता है, जस्ट हमने अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखनी है और उसके मुताबिक उसको काम करके देना। तो ये दो बेसिकली स्किल सेट्स है, एक तो है फ्रीलांसिंग जिसमें आप अपनी जो स्किल्स आप डेवलप कर चुके हैं वो आप सेल करते हैं, एक है ई कॉमर्स जिसमें आप बिजनेस करते हैं जाके। अच्छा, ई कॉमर्स में सेकंड लाइन भी है कि ये जो लोग बिजनेस कर रहे हैं इनको भी हेल्प चाहिए। ठीक है, तो आप उनके सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पे एज एन असिस्टेंट, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट भी जा सकते हैं। तो बहुत बड़ी ये फील्ड है जिसमें लर्निंग की ज़रूरत है। अब मसला ये है कि अभी इस चीज़ को इतना ज़्यादा फैलाया नहीं गया पाकिस्तान में। अभी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन काम तो कर रही हैं लेकिन उस तरह से भी अवेयरनेस लोगों तक पहुंची नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त यूथ आई थिंक 50 या 60% के करीब है, उसको काउंट किया जा रहा है, जो कि एक यूथ पूल के लिहाज से बहुत बड़ा पूल है ऑल अक्रॉस द ग्लोब। अब इस पूरी यूथ को हमने डायरेक्ट किस तरह से करना है? बहुत से लोग तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, बट देयर आर अदर पीपल
जिनके पास ना डॉक्टर्स, ना तो वो डॉक्टर्स बन सकते हैं ना इंजीनियर्स बन सकते हैं, कुछ अफोर्डेबिलिटी का मसला है, कुछ कभी नंबर इतने नहीं आए कि वो उस पर एडमिशन ले सके, वो अब कहाँ पे जाएंगे? तो उनके लिए बेहतर यही है कि एक तो वो अपनी स्टडीज जो मेन स्ट्रीम जो वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको भी पढ़ें साथ में, प्लस वो पैसिव इनकम की जो स्ट्रीम्स हैं उनकी स्किल्स को डेवलप करें अपने अंदर, ठीक है, अपना टाइम लगाएं। देखें बहुत से चैनल्स अवेलेबल हैं, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत कुछ है जहाँ से आप फ्री नॉलेज भी गेन सकते हैं। तो अपने स्किल सेट जो भी आपको अपनी लाइन से रिलेटेड है, ई कॉमर्स से रिलेटेड है या व्हाट्सएवर, तो उनको जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, अपनी स्किल्स को अपने अंदर उस तरह से नहीं उजागर करेंगे ताकि आप दुनिया में वो सर्विसेज दे सके, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये स्किल सेट सीखने की आजकल जरूरत है। ठीक है, ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ की है, डिफरेंशिएट कर दिया है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और ई कॉमर्स क्या होता है, आप किस तरह इसको जो है वो अलग अलग कर सकते हैं और आगे से फिर इसकी शाखें कह लें या आगे से इसकी सब कह लें कि फील्ड भी हो सकती हैं। तो मुझे बताइए अगर ई कॉमर्स की बात की जाए जिसमें हम सेलिंग बाइंग ये कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले अहम चीज़ क्या है? इन्वेस्टमेंट होती है या फिर आइडिया होता है? देखिए सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ई कॉमर्स है क्या और ये कहाँ कहाँ पे। जैसे पाकिस्तान में हम देखें तो सबसे बड़ी उसकी मिसाल है दराज, प्लस लोग जो वेबसाइट्स पे अपनी सेलिंग कर रहे हैं या फेसबुक पे सेलिंग कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप दुनिया में देखें तो इस वक्त सबसे बड़े जो जाइंट्स हैं जैसे अमेज़ॉन है, उसके बाद ईबे है और इस तरह के और भी, और बहुत से लोग पाकिस्तान से अपनी वेबसाइट्स को डेवलप करके भी वहाँ पे सेल कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली इस हर जगह पे काम करने के लिए यू शुड हैव ए यूनिक आइडिया, ठीक है, आपको अपनी यूनिकनेस के साथ जाना है। जैसे कि फर्ज करें मैंने सोचा कि चलें जी मैं ये ग्लव्स बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं भी ग्लव्स सारी दुनिया में बेचना शुरू कर देता हूँ। ऐसा नहीं है, आपने देखना है क्या आपके ग्लव्स इन डिमांड है, क्या लोग जिस मार्केट को आप टारगेट करने जा रहे हैं क्या वहाँ पे लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर चाहिए तो ये ना हो कि आपके इतने ह्यूज कंपेटर्स हो, जैसे आप कहें जी मैं जो स्नीकर्स है या जॉगर्स बना के एडिडास का मुकाबला करूं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो इसके लिए आपको यूनिक आइडिया चाहिए, ऐसा काम जो कि दूसरे नहीं कर रहे, या अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रही है तो मैं ऐसा क्या करूं कि लोग दूसरों की प्रोडक्ट छोड़ के कम्पीट कैसे करूं, ठीक है। तो आइडिया इज द की एंड देन देयर शुड बी एन इन्वेस्टमेंट। बिजनेस जो सा है इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं चल सकता। बहुत से लोग कहते हैं जी आप बिजनेस करें कोई पैसे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे लगाने पड़ते हैं। बिजनेस वो कौन सा बिजनेस है जो बगैर पैसों के स्टार्ट हो जाता है। तो यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ न्यू बिजनेस और ए न्यू प्रोडक्ट और समथिंग एल्स एंड देन पुश योर मनी। फिर आप अपने पैसे लगाएं उस पे, उसकी टेस्टिंग करें, टेस्टिंग कामयाब हो देन पुश मोर मनी टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया इज द की। आइडिया होना चाहिए और वो भी यूनिक आइडिया होना चाहिए, कोई ऐसा आइडिया नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी मार्केट में है। और मुझे बताइए क्या इसी वजह से बहुत से हम देखते हैं कि स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं लेकिन वो कुछ देर बाद, कुछ अरसे बाद वो बंद हो जाते हैं, वो चलते नहीं है। क्या उन्होंने सही से रिसर्च नहीं की होती कि हमें मार्केट में क्या चाहिए या उसकी डिमांड क्या है, इस वजह से ही? जी ये रीजन हो सकती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि भी ग्लव्स वाली मिसाल दी, लोग रिसर्च नहीं करते, किसी ने देखा अच्छा यार वो ऑनलाइन सेलिंग कर रहा है चलो मैं भी कर लेता हूँ जाके। ऐसा नहीं है। आपको एक तो ये है कि इसकी सेलिंग की स्किल्स आपको आनी चाहिए, आप उनको सीखें। यूट्यूब भरा पड़ा, ठीक है, बहुत से चैनल्स, बहुत से चीज़ें भरी पड़ी हैं, पहले उसको सीखें ताकि उसका पोटेंशियल आप एक्सप्लोर कर सकें। उसके बाद आप उसके अंदर ज़रूर जंप इन करें। अब स्टार्टअप्स बंद क्यों होते हैं? एक तो हम जल्दबाजी से काम ले लेते हैं, ठीक है, पूरी रिसर्च नहीं की, लगा लें 1-2 महीने 3 महीने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे ज़िंदगी गुजर गई तो 2-3 महीने रिसर्च में लगा लें, ठीक है। तो वो आपने टाइम स्पेंड करना है, उस मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को समझना है, वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट्स को समझना है, एक पूरी स्टडी करनी है और उसकी हिस्टोरिकल चीज़ें भी देखनी है कि फ़र्ज़ करें आप एक प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं या एटलीस्ट सर्विसेज सेल करने जा रहे हैं, हम दोनों की बात कर लेते हैं। तो क्या इसकी डिमांड और पिछले सालों में इसका क्या रुझान था या आने वाले वक्तों में क्या रुझान होगा, एक तो ये चीज़ है। तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज या जो चीज़ भी आप सेल करने जा रहे हैं उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ जो है वो हमारे अंदर पेशेंस की कमी है। हम बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमने ये काम स्टार्ट किया तो रातों रात जो है ना वो चीज़ें होनी शुरू हो जाए, तो उस जल्दबाजी में वी डू मिस्टेक्स। कोई भी बिजनेस डेवलप करना है तो उसके लिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो जब तक नहीं होगी तो आप बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते। आपने अक्सर वो बुजुर्गों से भी देखा होगा कि वो एक मिसालें देते हैं मुख्तलिफ किस्म की, पहले आप स्टार्ट करते हैं तो लॉस में जाते हैं या आप उसको लेके चलते हैं, फिर एक नाम अपना डेवलप करते हैं एंड देन यू स्टार्ट ग्रोइंग। तो सेम इसी तरह से ही है इसके अंदर भी। लेकिन यस, रिवॉर्ड्स जल्दी मिल जाते हैं, अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि आपके ओवरहेड्स नहीं होते,
आप जैसे आपने भी कहा कि शॉप्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। कोई किसी को पगड़ी देने की ज़रूरत नहीं है। यस इट इज़, आप सिर्फ अपनी एक Online ऑनलाइन स्टोर आपको बनाएं website और उसकी बनाएं, हाँ। एडवर्टाइजमेंट पे पैसे खर्च करके बिल्कुल अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है सेल कर सकते हैं। तो स्टार्टअप्स को सक्सेसफुल होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टडी अपनी कंप्लीट है। करनी चाहिए, और फिर उसके बाद जब आपने कर लिया तो फिर पेशेंस के साथ उस पर कंसिस्टेंट रहें, उसके ऊपर साबित कदम रहें और उसको फिर लेके चलें। फिर मार्केट का गैप देखें और उसको जी। फिल करें, तो ये जरूर और चलेगा। जैसे अभी सजाद साहब आपने एडवर्टाइजमेंट की बात की है, ये भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि इसको भी हमने अच्छे तरीके से लेकर चलना है। जी बिल्कुल, टुडे सेलिंग इज ऑल अबाउट योर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, exactly। अगर आपकी प्रोडक्ट जितनी मर्जी अच्छी हो, ठीक है, अगर उसकी पैकेजिंग और उसकी एडवर्टाइजमेंट ठीक नहीं है तो नो वन बॉदर्स टू बाय, फिर कौन उसको खरीदेगा? वो चाहे जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी, आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि माय प्रोडक्ट इज गुड, और थोड़ा सा आपको जाहिर बात है उसमें एड्स के लिहाज से उसके फायदे और सारी चीजें बता के। तो एडवर्टाइजमेंट इज द की टू ग्रैब द ट्रैफिक। फिर ट्रैफिक आती है, यानी कि आपने एडवर्टाइजमेंट की, लोग आए अब आपके पास। एडवर्टाइजमेंट का मकसद ये नहीं होता कि लोग चीज खरीदना शुरू कर देंगे, वो एक ट्रैफिक ग्रैबिंग है। आपने एड्स चलाए, लोग आपके पास आए, अब आगे से आपकी प्रोडक्ट वो जब बाय करेंगे, इफ इट्स गुड, उसकी क्वालिटी ठीक है, प्रेजेंटेशन ठीक है, तो वो चलेगी, फिर लोग खरीदेंगे उसे। लेकिन अगर आपने एड्स अच्छे चला के आगे से क्वालिटी ना दी तो उसका कोई लोग फायदा उसका नहीं कोई है। फायदा नहीं होगा। दोबारा से लोग आएंगे नहीं, दोबारा एक ही से लोग दफा आपकी केटर होगी, जितनी भी ट्रैफिक होगी उसके बाद वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। जी, तो trust मुझे नहीं। बताइए, अगर फ्रीलांसिंग के हवाले से सजाद साहब अगर बात करें तो किन शोबों में अगर देखा जाए तो ज़्यादा कामयाबी या जल्दी हम पैसा कमा सकते हैं? कौन कौन से स्किल्स हो सकते हैं जिसमें आजकल हम देख रहे हैं कंटेंट राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इस तरह की चीज़ें? जी बिल्कुल, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमें ये थोड़ी सी अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। हम एक पुरानी सोच के साथ चल रहे हैं कि ये कर लें, वो कर लें, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं उन्हीं पे ही चलते आ रहे हैं। हमें ये चाहिए कि हम उन स्किल सेट्स को सीखें जिसमें इस वक्त दुनिया पैसे कमा रही है। ठीक है। क्योंकि आजकल आपने अगर पैसे कमाने हैं तो दुनिया में जो भी नई स्ट्रीम आई है न्यू इनकम की, जैसे कि देखें क्रिप्टो करेंसी आ गई, अमेजोन की सेलिंग आ गई, कितना कुछ आ गया, तो इसकी लर्निंग में इतना टाइम नहीं लगता। ये आपको कोई 5 साल का कोर्स नहीं करना पड़ेगा, ये 2-3 माह की ट्रेनिंग है, इसको करें और सीखें। ठीक है। तो अभी आजकल के दिनों में जैसे आपको पता है कि ई कॉमर्स का बहुत बूम है, कोरोना की वजह से भी लोग घरों में सेलिंग परचेजिंग और ये सारा कुछ हो रहा है। तो आप ई कॉमर्स की या तो सेलिंग रिलेटेड स्किल्स डेवलप करें, या उनको जो लोग हेल्प कर सकते हैं जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं या इस तरह से, और वो स्किल्स अपने अंदर डेवलप करें। सेकंड पार्ट जो सा है, हर चीज़ की हेल्पिंग लाइन भी है। जैसे इन्हीं सेलर्स को एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है तो आपको एक अच्छा एडवर्टाइज़र भी आप बन सकते हैं। आपको फेसबुक की एड्स चलानी आती हैं, गूगल की एड्स चलानी आती हैं, तो यू आर ऑन द टॉप। लोगों को ज़रूरत है अभी इस चीज़ की। इसी तरह से जैसे आपने कहा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, पाकिस्तान में वेब डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है और इतने लोग हैं, इस चीज़ को सेल किया जा सकता है। आप जो हमारे लोग फिजिक्स के मास्टर हैं, केमिस्ट्री के मास्टर्स हैं, आप देखें कि उनकी सर्विसेज भी जाके कितनी इन डिमांड है। लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग अपने काम करवाना चाहते हैं, असाइनमेंट्स करवाना चाहते हैं। इसी तरह से ट्रांसलेशंस जो लोग कर सकते हैं। सेकेंडली जैसे मतलब आपका कोई भी स्किल जो है वो जाया नहीं हो सकता, कोई भी स्किल वो आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, जी बिल्कुल सेल आउट प्रोवाइड कर सकते हैं। मुझे बताइए, पाकिस्तान में अगर बात कीजिए तो पाकिस्तान या गवर्नमेंट के वाले से मैं पूछूं तो ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए कितना काम कर रही है, आपको क्या लगता है? देखें, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी पैसे भिजवाने की, अभी हम उसको डिटेल्स में आई थिंक, लेकिन ये है कि उन्होंने उसको भी ख़त्म किया। फिर एक एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर के, वो ई कॉमर्स के लिए स्पेशली सेंटर है, मुझे ज़रा नाम से निकल गया, तो वो जो है उसको लेके चल रहे हैं। फिर पोस्ट ऑफिस को स्पेशल ये हदायत दी गई है कि जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स अपनी अमेजोन पे सेल करना चाहते हैं तो वो उनका काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए। लेकिन इन सब स्टेप्स के अगेंस्ट अगर ये स्टेप्स गवर्नमेंट ना भी ले तो यू कैन एज एन इंडिविजुअल आपको ये स्टेप जरूर लेने चाहिए। ठीक है, आप मतलब किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, आप इंडिविजुअली भी इन चीजों को सीख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, सजाद अहमद नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट भी हैं। सजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं और स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जनाब ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग आपको पता है बढ़ती जा रही है, तो इसमें हमें कौन कौन से स्किल्स जो हैं वो चाहिए होंगे, खासतौर पर जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए ये सेगमेंट बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा, उम्मीद कर सकती हूँ मैं। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों को दरपेश मसाइल बहस का हिस्सा बनाते हैं और हमारे एक्सपर्ट उन मसाइल को हल करने के लिए तजावीज़ देते हैं। तो अब अरबाब इख्तियार उन मसाइल को हल करने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में आगाही देते हैं। तो लाहौर में जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो ट्रैफिक जैम मामूल बन जाता है, और ख़ास तौर पर जब PSL के मैचेस हों तो ट्रैफिक को कंट्रोल करना खासा मुश्किल टास्क होता है। अब PSL 7 के बाकी मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे, तो इस हवाले से ट्रैफिक प्लान क्या बनाया जाएगा, पार्किंग के हवाले से क्या लायामल बनाया जाएगा, और ख़ास तौर पर टीम्स की मूवमेंट के दौरान रूट्स पर ट्रैफिक कैसे मैनेज की जाएगी, कौन कौन सी जो सड़कें हैं उनको बंद किया जाएगा, इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक और अहम मसला जो शहरियों को दरपेश है वो है गैर कानूनी और गैर नंबर प्लेट जो हैं उनकी वजह से होने वाले चालान हैं, क्योंकि हज़ारों शहरियों को महकमा एक्साइज की जानिब से नंबर प्लेट्स ताहाल मौसूल ही नहीं हुई हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उनके चालान किए जा रहे हैं। और वन वे की खिलाफ वर्जी और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी भारी जुर्मानों की पॉलिसी कितनी कामयाब रही है और उसके नताइज क्या सामने आए हैं, इन सारे मामलात के हवाले से आज हमने बात करनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं CTO लाहौर हैं सैयद मुंतज़िर मेहदी साहब हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। सबसे पहले PSL के हवाले से बात कर लेते हैं। लाहौर में शुरू होने वाला है, इसका मतलब है कि जो ट्रैफिक जैम का मसला है ना वो करीब आ रहा है। तो हमें बताइए इसके ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बनाने के लिए क्या प्लान आउट किया गया है, क्योंकि पिछले सालों में तो बहुत मसला हुआ है ट्रैफिक का। बहुत शुक्रिया। इस दफ़ा जो हमने प्लानिंग है वो आपको पता है कि बहुत पहले से चल रही है इसकी, और तकरीबन कोई 2 महीने हो गए हैं इसके ऊपर बात होते हुए। जो बड़ा मेगा इवेंट होता है ऑब्वियसली वो इनकन्वीनियंस कॉज करता है, और ये बहुत ग्रेटर गुड के लिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि क्रिकेट से लाहौरी प्यार करते हैं और क्रिकेट खेलना देखना पसंद करते हैं, तो हमें थोड़ी सी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो CTPL लाहौर का काम है वो ये है कि हम जो इनकन्वीनियंस जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं उसको हम कम से कम करें। प्रीवियस प्रोग्राम्स और इस दफ़ा के बनाए गए प्रोग्राम में जो फ़र्क है वो ये है कि इस दफ़ा टाइम कैलकुलेटेड है हर चीज़। जो जहाँ पे भी हमें ट्रैफिक को रोकना है वहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स बनाए हैं, एक डाइवर्शन पॉइंट है और एक चोकिंग पॉइंट है। ठीक है। हम कोशिश ये करेंगे कि जब टीम की मूवमेंट होती है उससे तकरीबन कोई 5 मिनट पहले हम जो हमारा डाइवर्शन पॉइंट है, जो चोकिंग पॉइंट से पीछे वाला पॉइंट है, उससे हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। ताकि किसी को एक जगह पे स्टक ना होना पड़े, और जो गाड़ी चोकिंग पॉइंट पे आ जाएगी उसको हम टाइम को प्रॉपर्ली कैलकुलेट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम मूवमेंट जो है वो केनाल के थ्रू करवा रहे हैं माल रोड, तो अगर कोई गाड़ी डाइवर्शन पॉइंट को क्रॉस करके चोकिंग पॉइंट तक आ गई है तो उसको 6 से 9 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है। और अदरवाइज़ अगर वो डाइवर्शन पॉइंट से डाइवर्ट कर दी गई है तो जाहिर है वो रवा दवा रहेगी। दूसरा ये है कि जो हमने ऑल्टरनेट रूट्स बनाए हैं उस पर हमने बहुत मेहनत की है। हम कोशिश करेंगे कि ना वहाँ पे कोई पार्किंग हो नाजायज़, ना वहाँ पे कोई किसी किस्म की इंक्रोचमेंट हो, और वहाँ पे हम सफिशेंट स्टाफ को डिप्लॉय करें और वो ट्रैफिक को रेगुलेट करते रहें। बताने का मकसद सारी बात का ये है कि हमने इसके ऊपर भरपूर मेहनत की है। शायद अगर कोई मूवमेंट पीक आवर्स में होगी तो उसमें शहरियों को प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, लेकिन ये है कि हम बाकी जो मूवमेंट्स हैं उसके अंदर इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होने देंगे। सारे इसके बारे में बहुत कंसर्न थे, जितने भी महकमे हैं, जितने भी हुकाम हैं, सबको इसके बारे में कंसर्न था। इवन कि लाहौरी बहुत ज़्यादा कंसर्न। ऑब्वियसली तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम कन्वीनियंस को और सिक्योरिटी को साइड बाय साइड चलाएं। ठीक है। और जितनी भी खुदा न खास्ता हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, हम 1-2 दिन में अगर कोई हिकअप आएगा भी तो उसको हम दूर कर लेंगे, और बाकी टूर्नामेंट हम स्मूथली करवा लेंगे। लेकिन सर फिर हमारे देखने वालों को ये बता दें कितनी जो शाहराएं हैं अगर देखा जाए तो वो उनको बंद किया जाएगा? देखिए सिर्फ 2 शाहराएं हैं जो इफेक्ट होंगी। ठीक है। मॉल रोड पे PC के सामने जो है वो 2 रोया ट्रैफिक नहीं चलेगी, 1 वे चलेगी, और उस पे भी हमने सफिशिएंट स्टाफ लगाया कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। दूसरा हमारा 11 22 से लेके यानी कलमा चौक से लेके हमारा जो ब्रिज तक है वहाँ पे हमारी ट्रैफिक जैम रहेगी, मतलब बंद रहेगी, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम करें।
ठीक है। और क्या ये वहाँ पे भी बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं चल सकती? जी, जब मैच हो रहा होगा तो वहाँ पे ट्रैफिक नहीं जाएगी। ओके, ठीक है, उसको डाइवर्ट किया जाएगा। जो एक रोया ट्रैफिक है पीसी के सामने वो बंद रहेगी। ठीक है। और एक सड़क से हम 2 रोया ट्रैफिक को चलाएंगे, डबल वे चलाएंगे। इसके अलावा हमने जितनी रोड्स को बंद करना है वो रोड्स वो हैं जिनको हम 6 से 9 मिनट वाली कुछ रोड्स हैं जिसको हम 6 मिनट से लेकर 9 मिनट के दरमियान बंद रखेंगे, और दूसरी वो हैं जो 12 मिनट से लेकर 13 मिनट तक बंद रहेंगी। यानी एक मूवमेंट के दौरान सिर्फ उनको 6 से 9 या 12 से 13 मिनट के लिए बंद किया जाएगा, उसके अलावा वो खुली रहेंगी। और उसमें भी जैसे मैंने गुजारिश की कि हमने प्रॉपरली प्लानिंग की है कि हम डाइवर्शन पॉइंट से डाइवर्ट करेंगे, ना कि उनको 6 मिनट के लिए भी फंसा दिया जाए। फंसा दिया जाएगा। दूसरा सर, जैसे मूवमेंट के हवाले से आप बात कर रहे थे, टीम की मूवमेंट के दौरान हम देखते हैं कि उस वक्त टाइम होता है ऑफिसर्स की छुट्टी का भी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश लग जाता है, लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, तो उसके हवाले से प्लान बनाया क्या है, डाइवर्शंस लगाई गई? देखिए, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं ना वो ये हैं कि हमने एक तो टीम को और डिग्निटरीज को स्टेडियम में पहुंचाना है और स्टेडियम से वापस होटल में पहुंचाना है। उसके बाद हमारा काम ये है कि जो पब्लिक मैच देखने के लिए आ रही है उनको डेजिग्नेटेड पार्किंग पॉइंट्स तक पहुंचाना है और पार्किंग पॉइंट से उनको मैच दिखाना है, मैच से वापस पार्किंग पर लेके जाना है और उनको घर तक पहुंचाना है। इस 2 कामों को करने में जितनी इनकन्वीनियंस होनी है शहरियों को होनी है, अब मेजर टास्क हमारा ये था कि हमने उसको कैसे कम करना है। उसके लिए हमने भरपूर प्लानिंग की है, हमने अपना मैक्सिमम स्टाफ लगाया है। 2 हमें एडिशनल CTOs भी मिले हैं लाहौर के लिए और तकरीबन कोई 450 के करीब हमें नफरी मिली है जिसको हमने डिप्लॉय करना है सिर्फ इसी काम के लिए। और टोटल शहरियों को इस एग्नी से, पेन से बचाने के लिए 750 लोग हम वक्त काम कर रहे होंगे। और ये मैं बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ कि ये ड्यूटी जो है वो तकरीबन 9:30 बजे स्टार्ट होगी और रात को 12 बजे तक रहेगी। यानी हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला और कोशिश करेंगे कि किसी भी सूरत में मैं ये बता देना चाहता हूँ अपने शहरियों को कि थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होगी। अच्छा। होगी डेफिनेटली, लेकिन आपका CTO वहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है। और कोशिश कर रहा होगा अपनी भरपूर जितनी सलाहियत उसके अंदर है कि आपको कम से कम इनकन्वीनियंस हो। बिल्कुल। और इनके साथ साथ हम लोगों ने भी इनसे ताउन करना है कि जो इनकन्वीनियंस है वो हमारी वजह से भी ज़्यादा ना हो जाए। तो सर, जो मैचेस देखने आएंगे, जैसे आपने बताया कि कितने पार्किंग प्लाजाज या पार्किंग के लिए आप लोगों ने जगह मुख्तस की है और कहाँ कहाँ पर होगी? देखिए, टोटल 8 पार्किंग एरियाज हैं जिसमें से 3 पार्किंग एरियाज जो हैं वो तो स्टिकर वाली गाड़ियों के लिए हैं, यानी जिनको VIP और VVIP का स्टेटस दिया गया है। बाकी टोटल 5 पार्किंग्स हैं। आपको ये याद रखना है कि अगर आपको फिरोजपुर रोड को इस्तेमाल करते हुए आना है तो आपको जो पंजाब यूनिवर्सिटी की पार्किंग है उसमें जाना है, और अगर आपको कैंट और कसूर वाली साइड से इधर से आना है, यानी कैंट वाली साइड से आना है या गुलबर्ग वाली साइड से आना है, तो आपको फिर सन फोर्ट वाली पार्किंग को इस्तेमाल करना है, गुलबर्ग की पार्किंग को इस्तेमाल करना है, जामा शीरी पार्क। यानी 4 पार्किंग्स जो हैं वो मेन बुले वार्ड वाली साइड पे हैं। ठीक है। और 1 पार्किंग जो है वो फिरोजपुर रोड वाली साइड पे। तो अकॉर्डिंगली 5 हैं और वो आपको अकॉर्डिंगली करना है कि ये ना हो कि आपके जहन में ये हो कि आपने फिरोजपुर रोड को क्रॉस करके ऑल द वे जाके लिबर्टी में गाड़ी खड़ी करनी है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये टोटल 5 हैं। एक आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी वाली पार्किंग है जो कि फिरोजपुर रोड से अगर किस वाली साइड से अगर इस पार्ट ऑफ लाहौर से आपने आना है तो उधर से आइए, और बाकी जो है वो 4 पार्किंग जो है वो गुलबर्ग के एरिया में। ठीक है। तो वो आपको फिर मेन बुले वार्ड वाली साइड से आना। ठीक है, ये पार्किंग का मसला जो है वो भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा सर, अब कुछ बात कर लेते हैं बाकी मामलात के हवाले से। जैसे मैं बता रही थी कि पहले 1 वे की खिलाफ वर्जी पर आप लोग एक्शन में थे और लोगों की कह लें कि शामत आई हुई थी, फिर उसके बाद बगैर लाइसेंस वालों के खिलाफ आप लोगों ने क्रैक डाउन किया। अब जो है वो गैर नमूना नंबर प्लेट्स वालों के खिलाफ आप लोग जो है वो एक्शन में है। लेकिन इन तीनों मुहिम में से अगर मैं पूछूं तो कौन सी सबसे ज़्यादा कामयाब हुई है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो कामयाब रही है वो हमारी 1 वे वाली रही है। ठीक है। 1 वे की मुहिम में जो सबसे बड़ा चीज़ थी वो ये थी कि हम चाहते थे कि शहरियों की जान की हिफाजत की जाए। सबसे अव्वलीन जो काम है वो ये है कि हम जान बचाएं। अब 1 वे से जाने का मतलब ये है कि जब भी आप स्लिप से 1 वे से आएंगे तो फेयर चांस है कि आप एक्सीडेंट करेंगे। होगा, हाँ जी। और इसमें जो हमें इत्मीनान का बाइस है वो ये है कि डाटा ये बताता है कि तकरीबन 30% के करीब वो लोग जो हॉस्पिटल पहुंचते थे ठीक है
एक तो ये है कि रिपोर्ट हुआ, आपको छोटी मोटी खराशें आईं और आप घर चले गए। रिपोर्टेड केसेस में बड़ी ही ज़्यादा कमी वाक़ हुई है। ठीक है। और हमारा जो मेडिकल सिस्टम है जो ऑलरेडी ओवरबर्डनड है, उसके अंदर हमारे जो MSS से बात हुई है वो ये है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो हैं, RTAs, जो बहुत बड़ा बर्डन बने हुए थे हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर, उस बर्डन को कम हुआ है और डॉक्टर्स को पास इतना टाइम हुआ है कि वो दूसरे मामलात की तरफ, दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ अपनी तवज्जो कर सकें। तो ये कंट्रीब्यूशन है और इसका क्रेडिट ऑब्वियसली हाई कोर्ट को भी जाता है कि उन्होंने ये बढ़ाए हैं और लाहौर के शहरियों ने रिस्पॉन्ड किया। ठीक है। जो हमारी शाहराएँ थी जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे, वहाँ पे एक्सीडेंट्स में कमी हुई है। अब सबर्ब्स हैं जहाँ पे हमारी नफरी मौजूद नहीं है, जहाँ पे हम इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते उस तरह से, और वहाँ पे वन वे की वायलेशन हो रही है। लेकिन मेजर जो सिटी एरिया है उसके अंदर बहुत हद तक कमी वाक़ हुई है। तो जैसे सर गैर नमूना और जाली नंबर प्लेट्स के अलावा भी आप लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो हमारे देखने वालों को बता दें कि वो कौन सी और किस तरह की नंबर प्लेट्स नहीं लगा सकते जो गैर कानूनी है, ताकि उनको भी पता हो। देखें, ये जो नंबर प्लेट का इशू है, सबको पता है कि मैंने गलत नंबर प्लेट लगाई है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो डेविएंट बिहेवियर्स होते हैं वो आपको नज़र आते हैं कि गलत है। मिसाल के तौर पे उस दिन मैंने एक गाड़ी को रोका तो उसने नंबर प्लेट की जगह पे एक बैटमैन बनाया हुआ था। अच्छा। एक गाड़ी रोकी जिसने स्पाइडर बनाया हुआ था। ओके। बड़ा क्लियर है कि एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक लोगो है जो लगा हुआ होता है, साल मेंशन होता है, कुछ इंग्लिश के हरूफ हैं, कुछ उसके हरूफ हैं, वो बड़ी एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम करते क्या हैं कि हम साल के ऊपर टेप लगाते हैं, पूरी नंबर प्लेट के ऊपर ब्लैक पेपर लगाते हैं। अच्छा। कि उसको रीड ना कर सके। ठीक है। कोई एक डिजिट इस तरह करके मिटाते हैं कि एक्चुअली उसको पढ़ा ना जा सके। अच्छा। हमने इसको ये कहा था कि हम चाहते ये हैं कि अगर आप किसी वक्त हमें मदद के लिए बुलाएं तो हम आपको लोकेट कर सकें कि आप कहाँ पे हैं। और अगर आपने अपनी नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की हुई है तो नंबर एक तो आपकी, हम अगर आप किसी मदद की ज़रूरत है तो हम आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप कोई वायलेशन करेंगे तो हम आपके ऊपर इन्फोर्समेंट नहीं कर सकेंगे। अच्छा। तो इसलिए प्राइमरीली अगर इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ आपको करना है तो आपको नंबर प्लेट्स को ठीक करवाना है। और मैं आपको बड़ी ही फ़ख्र से बात कह सकता हूँ कि हमने 8 दिन के अंदर 2 लाख लोगों को हमने वॉर्न किया। अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने मूव की उसमें हमने को तकरीबन 30,000 लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। अब वो 30,000 प्लेट्स हमने चेंज करवाई। उस 30,000 का हमें फ़ायदा ये हुआ कि तकरीबन कोई हमारा जो अंदाज़ा था कि 0.5 मिलियन के करीब गाड़ियाँ जो हैं जिनकी नंबर प्लेट्स ठीक नहीं है, उन्होंने नंबर प्लेट्स ठीक करना शुरू कर दी। ठीक है। अब आपको लाहौर के अंदर हार्डली लाहौर नंबर की गाड़ी ऐसी नज़र आएगी जिसकी नंबर प्लेट ठीक नहीं है। आप जब किसी गाड़ी वाले को रोकेंगे और पूछेंगे कि ये नंबर प्लेट आपकी ठीक नहीं है तो वो या उसी दिन शहर में आया होगा, ठीक है, किसी और शहर से विजिट कर रहा होगा। अच्छा। या उसको इस किसी भी फॉर्म में ये मैसेज नहीं मिला हुआ। तो ये है कि हम एक दफ़ा ये करने में कामयाब हुए हैं। इसको एक्नॉलेज एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने भी किया और सेफ सिटी के कैमराज ने भी किया कि बहुत हद तक आप ये करने में कामयाब हुए। अभी ये ऑन गोइंग है। लेकिन सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ पे लोग इस चीज़ की भी शिकायत करते हैं कि मसला ये है कि एक्साइज डिपार्टमेंट से डिले हो रहा है, हमारी जो कंप्यूटराइज्ड जो नंबर प्लेट्स हैं वो नहीं आ रही हैं, इल्तिवा का शिकार हो रही है काफ़ी शहरियों की वहाँ पे जो दरख्वास्तें हैं, तो उसकी वजह से हमें दूसरी नंबर प्लेट्स लगाने पड़ती हैं। देखिए एक तो ये है कि ये बिल्कुल ही एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं बारहा हर फोरम के ऊपर कह चुका हूँ कि हमारी जो इन्फोर्समेंट है उनके खिलाफ नहीं है जिनको नंबर प्लेट इशू नहीं हुई। ओके, ठीक है। हमारी सिर्फ उनके खिलाफ है जिनको नंबर प्लेट इशू हुई है और वो शौकिया उसको नहीं लगा रहे हैं। ठीक। वो किसी रियासत को चीट करने के लिए उसको नहीं लगा रहे हैं। जिन लोगों एक्साइज एंड टैक्सेशन को साथ खड़े करने का पर्पज़ ये था कि वो बताएं कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसके जमा हो, इसने अप्लाई किया है या इसको नहीं अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और आपको नंबर प्लेट इशू नहीं हुई तो हमारी कोई किसी किस्म की लड़ाई नहीं है। हमारा मसला सिर्फ उन लोगों के साथ है जो चीट करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, और हमने किसी एक भी ऐसे बंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिसने अप्लाई किया हुआ है, जिसको नंबर प्लेट इशू नहीं हुई और हमने उसका चलान किया। सवाल ही पैदा नहीं। मतलब जिनकी ऑलरेडी मतलब अप्लाई जिन्होंने किया हुआ उनको नहीं मिल रही तो उनके खिलाफ चालान नहीं कटेगा। बल्कि मीडिया के सामने भी बहुत दफ़ा हुआ ऐसा कि गाड़ी के ऊपर एक नंबर प्लेट लगी हुई है जो गाड़ी के कलर को मैच करके आपने लगाया हुआ है इस तरह से कि नज़र ही ना आए,
और जब मैंने मीडिया के सामने रोका है तो गाड़ी की डिग्गी में से नंबर प्लेट्स निकली हैं कि जी अच्छा जी अभी बदल लेते हैं, अच्छा। अभी लगा लेते हैं। तो ये बहुत मतलब सारा इस तरह के वाकयात भी इस सामने आते बेतहाशा वाकयात हैं कि आपने सिर्फ ये कि जी ये हमें पसंद नहीं, अच्छा। अच्छी नहीं लगती, गड्डी साड़ी बड़ी महंगी है, हाँ। फजूल जी नंबर प्लेट लाई। मतलब ये है एटीट्यूड, बेसिकली ये है कि अच्छा। आपको जो महंगी गाड़ियां हैं उस पे हार्डली किसी गाड़ी के ऊपर नजर आती थी लाहौर में कि जो नमूने वाली नंबर प्लेट है वो लगाई हुई है। बिल्कुल वो बिल्कुल। कहते थे गड्डी दी जड़ी ना शो ही मारी जाती। अब वो गाड़ी की शो से बचाने के लिए आपने एक फैंसी सी वो नंबर प्लेट लगाई हुई है और आपको एहसास ही है शायद कि आपकी गाड़ी चूँकि बहुत अच्छी है तो आपको नहीं रोका जाएगा। तो हमने स्टार्ट ही वहाँ से लिया था। ठीक है। कि पहले तो जिनके मिजाज बदले बिगड़े हुए हैं उनके मिजाज ठीक है, तो बहुत हद तक ठीक हो गया। और ये हमें सेफ सिटी के कैमरास में भी नज़र आता है और जनरली हम जब शहर में फिरते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये हमें बहुत हद तक इसको हम ठीक करने में कामयाब हुए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। दूसरा काले शीशे वाले गाड़ियों को भी आप लोग पकड़े हैं, उनके खिलाफ भी चालान हो रहा है, तो हमें बताइएगा क्या इजाज़त लेने की ज़रूरत होती है कहीं से अगर काले शीशे लगवाने हैं? जी देखिए, काले शीशे लगाने की इजाज़त सिर्फ उन लोगों को मिल सकती है जिनका हमें नॉलेज में हो कि या तो उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट है या उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट उनको इजाज़त दे सकती है। बाकी ये शौक में लगाना कि जी हम बस लगाए हुए काले शीशे, तो उसकी इजाज़त नहीं है। उसको हम चेक कर रहे हैं और ये भी कैंपेन हमारी ऑन गोइंग है और चलती रहेगी। ठीक है। हम वन वे के खिलाफ ये हमने इन सारी कैंपेन्स के लिए कोई टाइमिंग नहीं रखी, टाइम लाइन नहीं मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये चलता रहेगा। हमने कहा कि ये वन वे की वायलेशन खुदकुशी है, इसको हमने नहीं करने देना। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने का मतलब है कि आप दूसरों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, हमने नहीं करने देना। हेलमेट के बगैर हमने मोटरसाइकिल नहीं चलाने देनी। हमने जो नंबर प्लेट है फैंसी नहीं लगाने देनी। ये सारी चीज़ें जो हमने स्टार्ट की हैं ये ऑन गोइंग हैं। ये इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा गया। जब तक हम इसको ठीक नहीं कर लेते हम इसके पीछे लगे रहेंगे। तो काले शीशे वालों को बता दें, मतलब खबरदार ही करना है ना हम लोगों ने कि उनका चालान हो सकता है, कितना चालान हो सकता है उनका? ये सारी चीज़ें, मैं एक चीज़ पहले आपको क्लियर कर दूं, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। हमने अपने ट्रैफिक स्टाफ को बड़ा क्लियरली हिदायत दी है कि अगर कोई भी साहब किसी वायलेशन को नहीं कर रहे हैं और अपने रास्ते पे जा रहे हैं, वन वे की वायलेशन नहीं कर रहे, ब्लैक पेपर्स नहीं लगाए हुए, नंबर प्लेट नहीं लगाई हुई, आपने जब रोकना है उसको रोकना है जब कोई वायलेशन हो। ठीक है। जब वायलेशन हो गई फिर सारे के सारी चीज़ें हम देखेंगे। हम देखेंगे कि काले शीशे हैं कि नहीं, नंबर प्लेट है कि नहीं, आपके पास लाइसेंस है। और ये याद रखिए फिर हर चीज़ प्लस होती जाएगी। लाइसेंस नहीं, 2000 रुपया वन वे आ रहे थे, 2000 रुपये उसमें ऐड हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। आपने काले शीशे लगाए 500 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह करके होगा। फिर सारी चीज़ें, अगर आपको आप ये चाहते हैं कि आपको ये नुकसान ना हो तो आप ट्रैफिक लॉज की पासदारी करते हुए तमीज़ से गाड़ी चलाएं। अगर आप कोई वायलेशन करेंगे तो आपकी बाकी चीज़ें भी उसमें हम देखेंगे। और अगर कोई भी शहरी हमारा ठीक गाड़ी चला रहा है, ठीक है, हम उससे कभी नहीं पूछते कि आपके पास लाइसेंस है या नहीं। जहाँ वायलेशन होगी पहला क्वेश्चन लाइसेंस से स्टार्ट होगा, फिर नंबर प्लेट भी चेक होगी, ब्लैक शीशे भी चेक होंगे, फिर ये भी चेक होगा कि आपने सीट बेल्ट बांधी थी या नहीं बांधी थी। वायलेशन नहीं करनी। वायलेशन किए बगैर बिना आप चलते रहें तो आपको कोई पूछे। मतलब जितना भी वायलेशन होगी तो ये होगा कि आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है वो सारी चीज़ें, तो उसके हवाले से आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। तो मुझे बताइए, ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि अब लोगों का मिजाज भी तो हमने ठीक करना है ना, बिहेवियर भी तो ठीक करना है, तो ये जो वायलेशन हो रही है इसकी वजह से इतने बड़े बड़े जुर्माने भी किए जा रहे हैं, तो असर पड़ रहा है लोगों के ऊपर? यकीनन बहुत असर पड़ा है। ऑनेस्टली मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। हमने 2 जगह पे काफ़ी फ़र्क डाला है। कितना डाला है ये तो शहरी बता सकते हैं। एक तो ये है कि हमने बहुत सारे जो ऐसे इश्यूज थे, जो रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग के इश्यूज थे, छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको करने के लिए शायद पैसों की ज़रूरत नहीं थी, हमने उनको ठीक किया। ठीक है। और दूसरा ये कि हमने इन्फोर्समेंट को बेहतर बनाया। इन्फोर्समेंट को बेहतर बनाने से भी ये है कि आप अगर रोड पे जाएं तो आपको वन वे जाते हुए लोग बहुत कम नज़र आएंगे, आपको मेजर शाहराहों पे रॉन्ग पार्किंग बहुत कम नज़र आएगी, लोग सीट बेल्ट बांधते हैं।
हमारे जो लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है इस वक्त, क्योंकि लोग लाइनें बना के आ रहे हैं और हमसे लाइसेंस डिमांड करें क्योंकि हमने पूछना शुरू किया। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हुई। ज़ाहिर है ये एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, एक दिन में ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हमें विजिबल चेंज नज़र ज़रूर आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सैयद मुंतज़िर मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, CTO लाहौर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं, और PSL आपको पता है शुरू होने वाला है, तो उस हवाले से प्लान क्या बनाया गया है, ट्रैफिक को किस तरह मैनेज किया जाएगा, उस हवाले से हमने बात की है। आप लोगों को भी कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आप लोगों ने ट्रैफिक के हवाले से क्या क्या गाइडलाइंस आपको चाहिए हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ बात कर लेते हैं आर्ट और आर्टिस्ट के हवाले से। तो अगर फ़नून लतीफ़ा में से थिएटर निकाल दिया जाए तो पीछे कुछ नहीं बचता है, क्योंकि थिएटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ़नकारों को उनकी सलाहियतें पहुंचाने और उनको मज़ीद फ्लॉरिश करने में अहम किरदार भी अदा करते हैं। और अगर आज के मकबूल फ़नकारों की तारीख देखें तो उनमें बेशतर ने अपने करियर का आगाज़ थिएटर से ही किया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में थिएटर इंडस्ट्री का खात्मा कहीं कह सकते हैं कि होता जा रहा है, और ख़ास तौर पर संजीदा थिएटर का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं रहा है। ऐसे में अलहमरा आर्ट काउंसिल में मुनक्किद किए जाने वाला थिएटर फेस्टिवल हवा का एक झोंका साबित हो रहा है, और इस थिएटर फेस्टिवल में इंतहाई शानदार किस्म के ड्रामे पेश किए गए थे। इस फेस्टिवल का आखिरी रोज़ भी बहुत ही कामयाब रहा, और अलहमरा में थिएटर फेस्टिवल के 7वें रोज़ आज़ाद थिएटर का ड्रामा दीवाना बकार खैश होशियार पेश किया गया। और ये ड्रामा रफ़ी पीरज़ादा ने तहरीर किया था, जबकि डायरेक्शन नदीम अब्बास की थी। कहानी में मुख्तलिफ इंसानी रूप नुमाया किए गए, और ड्रामे की कहानी में ज़िंदगी के तल्ख हक़ाइक़ को भी कॉमेडी के हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया। और इसके अलावा अहमद नदीम कासमी की शॉर्ट स्टोरी परमेश्वर सिंह पर भी ड्रामा पेश किया गया। तो थिएटर फेस्टिवल कितना कामयाब रहा और ऐसे फेस्टिवल्स का इनाकाद कितना ज़रूरी है यंगस्टर्स के लिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आमिर नवाज साहब हैं, एक्टर हैं और डायरेक्टर भी हैं। आमिर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी आई एम फाइन, थैंक यू। आमिर साहब पहले तो सबसे पहले बताइए अपने जो आपने अहमद नदीम कासमी साहब की जो स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी परमेश्वर सिंह, उसकी सिलेक्शन के हवाले से बताइएगा, कैसे ख्याल आया और उसी को क्यों सेलेक्ट किया आपने? सर मुनीबा, इसमें बात यह है कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है मास फाउंडेशन, हम लोग बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं इंटरफेथ पे, हार्मनी पे और इंक्लूसिवनेस पे। तो हमारी जितनी भी प्रोडक्शंस होती हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं उनको हाईलाइट करें थिएटर के थ्रू। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल थी अहमद नदीम कासमी साहब की ये जो तहरीर है, जिसमें इंटरफेथ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस किया गया और इतनी खूबसूरत उसकी जुड़त की गई कि हम मजबूर हो गए कि इस प्रोडक्शन को करें। और मास फाउंडेशन ने इस प्ले को बहुत अरसे से कर रहा है वो। अच्छा। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, हमने इसके 5 से 6 शोज़ इंडिया में भी परफॉर्म किए हैं और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर इसके बेतहाशा शोज़ कर चुके हैं। तो ये एक तरह से मास फाउंडेशन की पहचान बना है ये वाला प्ले जो है वो ख़ास तौर पे। तो कैसा रिस्पांस, ऑडियंस से कैसा रिस्पांस मिला? रिस्पांस की हालत ये थी कि फेस्टिवल के पहले दिन परमेश्वर सिंह हम लोगों ने किया था और उस दिन शायद आपको याद होगा कि 20 जनवरी को अनफॉर्चुनेटली अनारकली का एक वाक़या हुआ, इंसिडेंट हुआ। तो हमें तो बहुत डर था कि शायद ऑडियंस ना आ पाए और थोड़ा एक होगा, कोरोना का इशू भी था। लेकिन जब हम लोगों ने प्ले शुरू किया तो उस वक्त तकरीबन 150 से 200 लोगों को ऑडिटोरियम से वापस भेजना पड़ा। वो आ नहीं सकते थे क्योंकि कैपेसिटी फुल हो चुकी थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्ले की जो है वो लोगों ने उसको किस तरह से अप्रिशिएट किया और किस तरह से उसको देखा। और ये तो ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू परफॉर्मेंस का ये है कि जब हम लोगों ने परफॉर्मेंस ख़त्म की तो प्ले को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। लोगों ने खड़े होकर बहुत देर तक क्लैप किया आर्टिस्ट को, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जी, इसका ये मतलब है। तो मुझे बताइए आमिर साहब की इस प्ले में कितने लोग थे जिन्होंने अदाकारी की, परफॉर्मेंस दी? ये 14 लोगों की टीम है जिसने ये परफॉर्म किया, और 4 के करीब लोग हैं जो बैक स्टेज, जो हमारी मास फाउंडेशन की टीम के बैक स्टेज मेम्बर्स हैं। तो टोटल 18 लोगों का ये टीम है जो जब कभी भी ये परमेश्वर सिंह होता है तो वो परफॉर्म करते हैं। और जो लोग हैं उनके दिल
जीत लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस के साथ। जी हाँ, कोशिश हमेशा यही होती है कि वो जो है वो लोग उसको अप्रिशिएट करें। इंडिया में बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया गया और हमने इंडियन पंजाब के अंदर इसके 6 के करीब शोज़ किए हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और वहाँ पे भी वही सेम इसी तरह ही रिस्पॉन्स आया। लोग रोते भी हैं, लोग हंसते भी हैं, तो इस कहानी के साथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जुड़ते हैं। तो मुझे बताइए, आपको इस कहानी का कोई ऐसा सीन या ऐसा कोई डायलॉग जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिसको डायरेक्ट करते हुए आपको बहुत ही मज़ा आया? हाँ, ये उससे पहले मैं चाहूँगा फिर आपके जो व्यूअर्स हैं उनके साथ थोड़ी सी इस कहानी को, क्योंकि बाज़ लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, तो ये बेसिकली एक छोटे बच्चे की कहानी है जो 8 साल का बच्चा है, मुसलमान है, उसका नाम अख्तर है, और वो पार्टीशन के वक्त जो है वो बिछड़ गया है अपनी माँ से, और वो एक परमेश्वर सिंह एक करैक्टर है इंडिया के अंदर, उसके हत्थे चढ़ता है, वो उसको अपने घर लेके जाता है। वो पूरा गांव जो सिख कम्युनिटी का वहाँ है वो उस परमेश्वर सिंह की मुखालफत करते हैं कि या तो इसको सिख बनाओ या फिर इसको मारो, क्योंकि हमारे साथ बहुत जुल्म उधर हो रहा है, तो हम भी इसको नहीं रहने देंगे। एज अ मुसलमान इसको नहीं हम एक्सेप्ट कर सकते हमारी सोसाइटी के अंदर। परमेश्वर सिंह तमाम जो मुखालफे हैं उनको अपने सीने पे वो बर्दाश्त करते हैं, खड़े होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं उस बच्चे के मज़हब को भी, उसकी जान को भी, और अल्टीमेटली उसको पाकिस्तान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और लेके भी आते हैं। तो उसके अंदर एक बहुत छोटा सा एक लाइन है जो कासमी साहब ने लिखी है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, कि वो जब अपने घर लेके जाता है बच्चे को और अपनी बीवी को बताता है परमेश्वर सिंह के इस बच्चे का नाम अख्तर है, तो वो चौंक जाती है कि मुसलमान और हमारे घर में, क्योंकि 1947 के अंदर ये बहुत एक क्रिटिकल चीज़ थी। तो वो आगे से बड़ी हैरानगी से पूछती है कि अख्तर, तो आगे से जवाब ये देता है कि तू इन्हों अख्तर सिंह कह लें। तो ये एक बहुत छोटी सी लाइन है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने दुनिया समो दी है। बिल्कुल ऐसे ही कि आप जो है वो नामों के ऊपर लोगों को अलहदा नहीं कर सकते। अगर आप, और हमारा मज़हब यही कहता है कि हमारे अमाल जो हैं वो अगर इस काबिल हैं तो तभी हमारी बख्शिश भी है और हम अच्छे इंसान भी हैं। अदरवाइज़ आप नाम के साथ मोहम्मद लगा लें, सिंह लगा लें, उससे आपकी बख्शिश नहीं हो सकती, वो कोई मायने नहीं रखता। आप अख्तर के साथ सिंह लगा लें या मोहम्मद लगा लें, एक्चुअल चीज़ ये है कि आप में इंसानियत कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इसका बहुत बड़ा मैसेज था जो कासमी साहब ने लिखा, और मुझे वो लाइन जब कभी भी बोली जाती है मुझे बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब अल्फाज हैं लेकिन उनके मायने बहुत बड़े हैं। मायने बहुत बड़े हैं, एक छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत बड़े मायने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे आमिर साहब, अगर अलहमरा की जानिब से जो फेस्टिवल का इनकाद किया जाता है, वो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, पहले गज़ल फेस्टिवल हुआ, उसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चे हुए, लोगों ने बहुत उसके हवाले से भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब ये जो ड्रामा फेस्टिवल हुआ, इसके हवाले से भी जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत पसंद किया गया। तो इस तरह का जो इनकाद किया जाता है, जो यंग आर्टिस्ट होते हैं या जो अपना फ़न को दिखाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी है इस तरह के फेस्टिवल होना? देखिए, मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 साल से अनफॉर्चुनेटली कौंसल काम नहीं कर पा रही थी। हम मुख्तलिफ़ किस्म के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आए, उनके अपने विजन्स होंगे, लेकिन कौंसल का जो काम है एक्चुअली वो आर्ट का बढ़ाना है, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा था। लेकिन इस गवर्नमेंट का जो सबसे अच्छा काम आर्ट के हवाले से हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हम में से लगाए हैं इस टाइम पे। जुल्फ़िकार जुल्फ़ी साहब जो आर्टिस्ट हैं बेसिकली, और इसी अदारे से हैं, आर्ट्स काउंसिल से हैं, और उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस अदारे को किस तरह से काम करना है। अच्छा। तो हमें तो पहली दफ़ा बीइंग एन आर्टिस्ट हमें ये फ़ील होता है कि हम में से कोई शख्स है जो एग्जीक्यूटिव के ओहदे के ऊपर बैठे हैं, और उन्होंने आर्ट्स काउंसिल के दरवाजे खोले हैं आर्टिस्ट के लिए, आर्ट के लिए। अब अपने दिल के दरवाजे खोले हैं, आर्टिस्ट जब चाहें उनके पास जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, अपने मसाइल बता सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आर्ट्स काउंसिल जो है वो अब अपने ट्रैक के ऊपर है, और क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि जुल्फ़ी साहब अब सीट के ऊपर हैं, एक काम करने वाली शख्सियत सीट के ऊपर हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है, हमें नज़र आती है। दूसरा ये है कि डेफिनेटली आर्ट्स काउंसिल, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी आर्ट्स काउंसिल्स हैं उनका बहुत बड़ा किरदार होता है आर्ट की प्रमोशन के लिए। बेसिकली आर्ट्स काउंसिल बनाई ही इसलिए जाती हैं कि आपके जो मुल्क की और आपके सूबे की या आपके कल्चर की जो तस्वीर है वो दुनिया को दिखा सकें और लोगों को तक पहुंचा सकें। और आर्ट्स काउंसिल जो है वो अब जो है वो बहुत वाइब्रेंट है, बहुत कलरफुल काम कर रही है, और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। जुल्फ़ी साहब और उनकी पूरी टीम जो है वो बहुत पैशनेट है और वो काम करना चाहते हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लोगों से मिल रहे हैं। हमने जितने भी थिएटर ग्रुप्स हैं उनको भी कल इनवाइट किया गया है कि दोबारा से आप आएँ। अच्छा। और हमें प्रपोजल्स दें, हम और मज़ीद काम करना चाहते हैं। वरना ये कल्चर नहीं था आर्ट्स काउंसिल में काम करने का जो इस वक्त नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी खुशाइन बात है। नए लोगों को मौका मिलेगा, और बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स तो ऐसे हैं
जिनके पास प्रॉब्लम होती है कि वो उनके पास फाइनेंशियल मॉड्यूल नहीं होते, वो फंड्स क्रिएट नहीं कर सकते, कौंसल अगर अपने दरवाजे खोले तो वो वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस करके उनके लिए मौका मिलता है। दूसरा आमिर साहब, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जो संजीदा थिएटर्स थे वो कम होते जा रहे हैं, बल्कि रहे ही नहीं है। तो उस हवाले से बताइएगा, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? कि क्या ड्रामाज उस तरह नहीं बन रही हैं, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है अब उनके अंदर? नहीं, लोगों का इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है। इमली मैं, अगर आप मुझे सिर्फ चंद सेकंड दें, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि लोगों का इंटरेस्ट है। वो इस तरह से है कि देखें, जो थिएटर हमारा, जिसको हम कमर्शियल थिएटर कहते हैं, जिसका दुनिया के अंदर नाम नहीं होता, कमर्शियल थिएटर कोई नाम नहीं है, थिएटर इज़ द थिएटर। तो वो उसमें अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको कोई भी फीमेल ऑडियंस में नज़र नहीं आती, खवातीन नज़र नहीं आती, बच्चे नज़र नहीं आते। दैट्स मीन कि आप अपनी 60% आपकी आबादी जो है वो ऑडियंस वो वहाँ पे जाती नहीं है। ऑन द अदर हैंड पैरेलल थिएटर देखने के लिए आप आधे ऑडिटोरियम में आधी जो तादाद है वो खवातीन की होती है। तो दैट्स मीन के लोगों में तो इसको बहुत पसराई है, लोग बहुत पसंद करते हैं। विजिबिलिटी का इशू ज़रूर है, और उसके अंदर हमारी हुकूमती अदारों का भी मसाइल हैं, हमारे अपने मसाइल भी हैं, फंड्स की जनरेशन है, फिनेंशियल मॉड्यूल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री को करने की ज़रूरत है, हमारी आर्ट्स काउंसिल को करने की ज़रूरत है। आल्दो अब हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि जो नई इंतज़ामिया है आर्ट्स काउंसिल की, लाहौर आर्ट्स काउंसिल की ख़ास तौर पे, वो ये चाहती है कि कुछ इस तरह की चीज़ें की जाएं कि ये सिलसिला जो है वो चलता रहे और ये रुके ना, और फ्रीक्वेंटली फेस्टिवल्स भी हों, एक्टिविटीज़ हों, कल्चरल एक्टिविटीज़ हों। तो वो बहुत ज़्यादा फोकस है इसके ऊपर, तो ये यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा बेहतर काम होगा। ठीक है जी, आमिर नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर हैं। और सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कल हमरा में जो ड्रामा फेस्टिवल हुआ और वहाँ पे परमेश्वर सिंह जो ड्रामा था उनको डायरेक्ट किया था आमिर साहब ने। तो उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।